अंदर की बात के साथ मैं हूं अनवी। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की दूसरी बैठक के लिए दक्षिण भारत के भी कई दलों को आमंत्रित किया है। इसमें एआईएडीएमके, केडीएम, वीसीके, आरएसपी समेत कई दल शामिल है। इस बार विपक्षी बैठक में कितनी पार्टियां होगी शामिल, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में इस बार 24 दल हिस्सा लेने वाले हैं। कांग्रेस ने बैठक में शामिल होने के लिए 24 पार्टियों को आमंत्रित किया है, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है। 18 जुलाई को सभी दल बेंगलुरु में एकजुट होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने सभी 24 पार्टियों को फोन करके मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। बैठक से एक दिन पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों के लिए डिनर भी रखा है। कांग्रेस ने दक्षिण भारत के कई विपक्षी दलों को भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। सूत्रों ने दावा किया है कि पटना मीटिंग के मुकाबले कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक में 8 और दल शामिल होंगे। इस बार बैठक में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती है। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार भी उसका दावा कर चुके हैं कि सोनिया गांधी मीटिंग में हिस्सा लेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दलों की ऐसी पहली बैठक 23 जून को बिहार के पटना में हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा प्रदेश इकाई में गुटबाजी पर अंकुश लगाना चाहती है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नेताओं के साथ बैठक की थी। क्या बैकसीट पर जाएंगे रमन सिंह? पहली बार छत्तीसगढ़ में बगैर सीएम फेस के उतरेगी भाजपा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। कर्नाटक में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी रणनीति बदलती नजर आ रही है। खबर है कि छत्तीसगढ़ में पार्टी ने बगैर मुख्यमंत्री चेहरे के मैदान में उतरने का फैसला लिया है। साथ ही संभावनाएं जताई जा रही है कि 3 बार सीएम रह चुके रमन सिंह को इस बार बैक सीट पर भेजा जा सकता है। फिलहाल राज्य में कांग्रेस की सरकार है और पार्टी ने हाल ही में प्रदेश इकाई में कई बड़े बदलाव किए हैं। खास बात है कि साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। राज्य में मुख्य रूप से चुनावी मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही होती है। 2018 में दोनों दलों में वोट शेयर का अंतर भी बढ़कर 10% के पार पहुंच गया था। तब भाजपा राज्य की 90 में से सिर्फ 15 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि कांग्रेस ने 68 सीटें हासिल कर सरकार बनाई थी। कहा जा रहा है कि इसके जरिए भाजपा प्रदेश इकाई में गुटबाजी पर अंकुश लगाना चाहती है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नेताओं के साथ बैठक की थी। पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को चुनाव प्रभारी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी भी आमंत्रित है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को इकट्ठा करने के मकसद से यहां बैठक की जा रही है। क्या विपक्ष की बैठक में आप या जयंत चौधरी रहेंगे शामिल, देखते रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ने के लिए एकजुट मोर्चा बनाने के लिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी ताकतों की बैठक में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी पर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निमंत्रण भेजा है क्योंकि बैठक की जिम्मेदारी कांग्रेस की है, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि आप इसमें शामिल होगी, क्योंकि केंद्र का अध्यादेश दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों पर अटका हुआ है। इस बैठक में रालोद नेता जयंत चौधरी को भी शामिल करने के लिए कांग्रेस ने प्रयास शुरू कर दिया है। चौधरी पटना बैठक में शामिल नहीं हुए। राहुल और प्रियंका गांधी ने चौधरी को शामिल होने के लिए मनाया। नीतीश कुमार को केजरीवाल को मनाने की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा कि सभी पार्टियां बैठक में शामिल होने के लिए सहमत हो गई है। आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए नासिर हुसैन ने माना कि क्षेत्रीय स्तर पर कुछ ताकतों के अपने मुद्दे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई को लंबाया गया है। अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई अब 1 महीने बाद की जाएगी। क्या है मामला, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई अब 1 महीने बाद की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी को इस मामले में 14 अगस्त तक जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने अपना जवाब दाखिल किया है। एक और याचिकाकर्ता जया ठाकुर के वकील वरुण ठाकुर ने कहा कि रिपोर्ट खुद कह रही है कि जांच एजेंसियां जांच में सहायता नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी के हलफनामे की सॉफ्ट कॉपी याचिकाकर्ताओं को दी जाए और साथ ही सॉफ्ट कॉपी कोर्ट में जमा कर यहां सुनिश्चित करके इसे रिकॉर्ड पर अपलोड किया जाए। इस पर तुषार मेहता ने भरोसा दिलाया कि सबको सॉफ्ट कॉपी सुनिश्चित दी जाएगी।
प्रशांत भूषण ने सेबी पर अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। दाखिल किए गए हलफनामे में सेबी ने बताया कि वो 2016 से अडानी ग्रुप की कंपनियों की कोई जांच नहीं कर रही है और ऐसे सभी दावे तथ्यात्मक रूप से निराधार है। गौरतलब है कि अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग की जांच के लिए रिटायर्ड जज एम सप्रे के नेतृत्व में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। ये कमेटी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत और सऊदी अरब के बीच वर्षा से जारी मजबूत और बेहतर संबंध की सराहना करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि यह संबंध साझा सांस्कृतिक विरासत, समान मूल्यों और आर्थिक संबंध पर आधारित है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने OIC पर क्या साधा निशाना, देखते रिपोर्ट में। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में दुष्प्रचार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि यहाँ इस्लाम सहित कोई धर्म खतरे में नहीं है। इंडिया इस्लामिक सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में डोभाल ने यह बात की। उन्होंने पाकिस्तान सहित कुछ मुस्लिम देशों के इशारे पर अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार के सवाल पर भारत की आलोचना करने वाले OIC पर निशाना साधा। भारत आतंकवाद को धर्म के नजरिए से नहीं देखता। अजीत डोभाल ने कुरान की तारीफ में कहा कि यह पवित्र ग्रंथ विविध पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता और समझ के महत्व पर जोर देता है। भारत एक बेहद जिम्मेदार शक्ति है, लेकिन जब आतंक के पनाहगाहों के खिलाफ कदम उठाने की जरूरत महसूस होती है तो देश हित में आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम किसी भी हद तक जाते हैं। भारत के अलग अलग धार्मिक समूह के बीच इस्लाम एक अनूठा और गौरवपूर्ण स्थान रखता है। मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आजादी भारत में रहती है। भारत में रहने वाले मुसलमानों की संख्या इस्लामिक सहयोग संगठन में शामिल 33 से ज्यादा सदस्य देशों की संयुक्त आबादी के लगभग बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान का प्रीव्यू रिलीज हो गया है। इसमें किंग खान ने फैंस को फिर से इम्प्रेस किया। क्या है जवान का प्रीव्यू, देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। इंतजार खत्म हुआ। पठान के बाद शाहरुख खान जवान बनकर भौकाल मचाने आ गए हैं। जवान को रिलीज होने में अभी वक्त है। इससे पहले मेकर्स ने फैंस को बड़ी ट्रीट दी है। किंग खान की फिल्म का प्रीव्यू रिलीज हुआ है। शाहरुख की जवान का प्रीव्यू देखकर आपके मुंह से बस यही बात निकलेगी, स्टार्ट टू एंड हर सीन दमदार है। एक्शन और किंग खान के स्वैग से भरपूर है। वीडियो की शुरुआत में शाहरुख मजेदार डायलॉग बोलते हैं। एक्शन, थ्रिल और इंटेंस ड्रामा से भरपूर प्रीव्यू में सभी स्टार्स की झलक दिखाई गई है। सबसे सरप्राइजिंग दीपिका पादुकोण की एंट्री है। उनकी कास्टिंग को मेकर्स ने अभी तक सीक्रेट रखा, किसी को भनक भी नहीं लगने दी। कहा जा रहा है कि फिल्म में दीपिका का छोटा लेकिन अहम रोल है। प्रीव्यू में दीपिका की छोटी सी झलक भी देखने को मिली, जिसमें वो किंग खान से पंगा लेती दिख रही है। चर्चा है फिल्म में किंग खान का डबल रोल है, वो पिता और बेटे के रोल में हो सकते हैं। किंग खान की ये मूवी 7 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। जवान एक पैन इंडिया फिल्म है। इसका निर्देशन साउथ इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर एटली ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कार्तिक आर्यन ने मुंबई में एक बड़ी प्रॉपर्टी डील में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने जुहू के पॉश इलाके में स्थित सिद्धिविनायक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर 17.50 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीदा। इसी बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर कार्तिक की फैमिली का पहले से ही एक अपार्टमेंट है। क्या मानना है कार्तिक आर्यन का, देखते बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन ने मुंबई में एक बड़ी प्रॉपर्टी डील में इन्वेस्ट किया है। उन्होंने जुहू के पोश इलाके में स्थित सिद्धिविनायक बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर 17% 50 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट खरीदा है। इस बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर कार्तिक की फैमिली का पहले से ही एक अपार्टमेंट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्तिक ने 30 जून को जुहू में प्रेसिडेंसी को ऑपरेटिव हाउसिंग में इस अपार्टमेंट की डील फाइनल की है। एक्टर की ओर से उनकी मां डॉक्टर माला तिवारी इस डील में शामिल थी। कार्तिक का यह अपार्टमेंट 1593.61 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में फैला हुआ है। डील के मुताबिक एक्टर को 2 कार की पार्किंग स्पेस भी मिली है। एक्टर ने इस अपार्टमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्तिक की नेटवर्थ करीबन 46 करोड़ रुपए है। उनके पास वोट, ओप्पो, फेयर एंड हैंडसम, अरमानी वॉचेस समेत 16 मशहूर ब्रांड एंडोर्समेंट है। उनकी पिछली फिल्म भूल भुलैया 2 के सुपरहिट होने के बाद उन्होंने अपनी फीस में भी इजाफा किया है। इससे पहले सुनने में आया था कि कार्तिक शाहिद कपूर के जुहू स्थित घर में किराए से रहते थे। इसके लिए वो प्रति महीने 7.5 लाख रुपए बतौर रेंट चुकाते थे।
ब्यूरो रिपोर्ट। जहां एक और ट्विटर के राइवल के रूप में मेटा का नया ऐप थ्रेड्स एंट्री कर चुका है, वहीं ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इधर मेटा थ्रेड्स लॉन्चिंग के एक हफ्ते पहले ही 100 मिलियन यूजर बेस का आंकड़ा छूने जा रहा है। क्या कम हो रहा है ट्विटर का ट्रैफिक? रिपोर्ट में देखते हैं अंदर की बात में। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के रूप में जहां अभी तक ट्विटर का नाम ही लिया जाता रहा है, वहीं अब टेक्स्ट बेस्ड ऐप के रूप में मेटा थ्रेड्स भी एंट्री कर चुका है। मेटा के ट्विटर जैसे ऐप को आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और यहां यूजर्स का आंकड़ा 100 मिलियन का छूने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्विटर से ट्रैफिक कम होने का नया आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा ट्विटर के यूजर्स घटने को दिखा रहे हैं। ट्विटर पर यूजर्स के घटने का यह आंकड़ा इस महीने की शुरुआत के साथ ही देखा गया है। इन आंकड़ों के बाद यहां तक माना जा रहा है कि ट्विटर जुलाई के अंत तक अपने बीते 6 महीने के सबसे कम ट्रैफिक के साथ देखा जा सकता है। मेटा थ्रेड्स को लेकर एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि यह ऐप भारतीय यूजर्स द्वारा ही सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है। इधर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के मालिक एलन मस्क यूजर के लिए प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना नए बदलावों के साथ साथ मुश्किल बना रहे हैं। मेटा के नए ऐप थ्रेड्स को यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस ऐप को इंस्टाग्राम यूजर्स बिना किसी दूसरा अकाउंट को क्रिएट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट जी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी अपना दरबार लगाते हैं, उन पर राजनीति करने के आरोप लग जाते हैं। दिल्ली दरबार में जब उन्होंने मुफ्तानंद की कहानी सुनाई तो यहां भी उन पर इशारों में अरविंद केजरीवाल पर राजनीति हमला करने के आरोप लगने लगे। अक्सर क्यों बाबा का नाम विवादों में घेरे में घूमता रहता है? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप लगते हैं कि वे अपनी कथाओं में उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो किसी राजनीतिक दल के विचारों को फायदा पहुंचाते हैं। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, सभी जातियों को छोड़कर एक होने और देश को विश्व गुरु बनाने जैसी बातें बाबा बागेश्वर अपने दरबार में बताते हैं। ये वही मुद्दे हैं जो भाजपा खुद अपने राजनीतिक अभियानों में इस्तेमाल करती रही है। यही कारण है कि बाबा बागेश्वर धाम के मुद्दों को भाजपा से जोड़कर देखा जाने लगता है। लेकिन इसका कारण केवल यही नहीं है। बाबा बागेश्वर के देश में लग रहे विभिन्न स्थानों पर दरबार को आयोजित करने में भाजपा से जुड़े लोग ही सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। पटना दरबार में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आरती उतारते हुए दिखाई पड़े थे। दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम मित्तल ने कहा कि बाबा बागेश्वर पर राजनीति करने के आरोप लगाना हास्यास्पद है। आम आदमी पार्टी विधायक वंदना कुमारी ने बागेश्वर ने अपनी कथा में मुफ्तानंद की कहानी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की राजनीति पर निशाना साधा था। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दिल्ली दरबार में मुफ्तानंद का एक किस्सा सुनाया। उनके यहाँ बयान पर सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। यूक्रेन को लेकर नाटो का रुख बदलता जा रहा है। यूक्रेन की सदस्यता पर नाटो का जो नया बयान आया है वहां काफी निराश करने वाला है। नाटो में सदस्यता पर जेलेंस्की को बड़ा झटका। देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन नाटो के यूक्रेन की सदस्यता पर सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है। नाटो के रवैये ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी कंफ्यूजन में डाल दिया है। सदस्यता मिलने पर देरी को जेलेंस्की ने बेतुका करार दिया। नाटो ने 31 देशों वाले शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया की राजधानी विनियस में हो रहा है। यहां पर नाटो के मुखिया जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने जोर देकर कहा कि गठबंधन ने रूस को हराने की कड़वी लड़ाई में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए कभी भी मजबूत भाषा का प्रयोग नहीं किया। दूसरी ओर एक बयान में कहा गया है कि जब सहयोगी सहमत होंगे और शर्त पूरी होगी तो ही गठबंधन में शामिल होने के लिए यूक्रेन को आमंत्रित किया जाएगा। नाटो का यहाँ रुख जेलेंस्की के लिए करारा झटका है। यूक्रेन साल 2008 से ही नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने यह बात मानी है कि जब तक रूस के साथ जंग जारी है तब तक उसे नाटो की सदस्यता नहीं मिल सकती है, लेकिन इसके खत्म होने के बाद जल्द से जल्द वहां इसमें शामिल होना चाहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।